आदाब। हेडलाइंस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की टेक्नोलॉजी कंपनीज के सरबराहान से मुलाकात। मुल्क में AI के फरोग और हुनर साजी पर ताउन का कंपनियों ने दिलाया यकीन। मुसलमान मौत कबूल कर लेंगे लेकिन ईमान से नहीं फिरेंगे। वंदे मातरम पर तनाज़ुए के बीच मौलाना अरशद मदनी का बयान। मगरबी बंगाल में कभी भी हिरासती कैंपों की इजाजत नहीं दी जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी रियासत की सकाफत, ज़बान और विरासत को कर रही है बर्बाद। मद्रास हाईकोर्ट के जज GR स्वामीनाथन के खिलाफ मवाखिज़े की तहरीक लाने का मुतालबा। इंडिया ब्लॉक MPs ने लोकसभा स्पीकर से की मुलाकात। फिजाई आलूदगी से बराह रास्त अमवात की शवाहिद नहीं। राज्यसभा में मरकजी हुकूमत का बयान। टेक्नोलॉजी शोबे की आलमी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने हिंदुस्तान में मसनूई जहानत के बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए $17.5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है। कंपनी के CEO सत्या नाडेला ने इसे एशिया में माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी सरमायाकारी करार दिया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि यह इक़दाम भारत को AI फर्स्ट मुस्तक़बिल की तरफ ले जाने में मददगार होगा। नाडेला ने कहा कि सरमायाकारी मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर, हुनरसाजी और सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए की जा रही है। वज़ीर मवासिलात अश्विनी वैष्णव ने भी नाडेला से मुलाकात में टेक्नोलॉजी शोबे में ताउन और AI के इम्कानात पर बातचीत की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को इंटेल और कॉग्निजेंट के आला हुकाम से मुलाकात की। इंटेल के सरबराह ने हिंदुस्तान के सेमीकंडक्टर पॉलिसी की तारीफ की है और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए ताउन का यकीन दिलाया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंटेल को मुल्क के नौजवानों के साथ काम करने का शानदार तजुर्बा हासिल होगा। इस मौके पर कॉग्निजेंट के CEO रवि कुमार SO और हिंदुस्तान कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश वारियर ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। PM मोदी ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि हिंदुस्तान कॉग्निजेंट की शराकतदारी का खैर मकदम करता है। उधर कॉग्निजेंट ने अपने बयान में कहा कि इस मुलाकात में AI और स्किल डेवलपमेंट के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि वंदे मातरम के बाज़ हिस्से देवी दुर्गा की इबादत पर मबनी हैं जो इस्लामी उसूलों की मुनाफी हैं। इन्होंने वाज़ेह किया है कि इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की इबादत की इजाज़त है, इसलिए मुसलमान ये वंदे मातरम वाले अशार नहीं पढ़ सकते। मौलाना मदनी ने कहा कि हुब्बुल वतनी के लिए मजहबी रसूमात ज़रूरी नहीं और आज़ादी की जदोजहद में मुसलमानों की कुर्बानियाँ मुल्क से उनकी मोहब्बत का सबूत हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि मुसलमानों को दूसरों के वंदे मातरम गाने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उनका ईमान किसी और को खुदा के साथ शरीक करने की इजाज़त नहीं देता। पार्लियामेंट में आज भी SIR पर मुबाहिस जारी रहेंगे। कल मनीष तिवारी ने ऐवान में मुबाहिस का आगाज किया था। अपोजिशन का कहना है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ साजबाज करके इलेक्शन चोरी करवा रही है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राम गोपाल यादव ने इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तगियों पर शदीद एतराज़ किया। इन्होंने कहा कि कलेक्टर और इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर SIR के जिम्मेदार है, लेकिन असल गड़बड़ ज़िले सतह पर हो रही है। यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि अगर लखनऊ से कलेक्टर को वोट काटने की हिदायत मिले तो इलेक्शन कमीशन के अहकामात बेअसर हो जाते हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन को मोरद इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं, बल्कि इंतजामिया के वो अफराद जो किसी सियासी जमात की तरह काम कर रहे हैं, वोटों को इधर उधर कर रहे हैं। लोकसभा में एक तूफानी बहस देखने में आई जब कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने RSS पर शदीद हमला करते हुए इस पर मुनज़्ज़म तरीके से हिंदुस्तान के इदारों पर गलबा हासिल करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि वोट चोरी से बड़ा कोई मुल्क दुश्मन अमल नहीं है। उनके इस तबसरे के बाद ऐवान में हंगामा देखा गया। That the BJP is directing and using the election commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI
was removed from the selection panel of the election commissioner. What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question, no Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished. बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो हर जगह आईन की किताब साथ रखते हैं, लेकिन उन्हें इसका इल्म नहीं। मेघवाल ने कहा कि एसआईआर कराने की बुनियाद डॉक्टर BR अम्बेडकर की तकरीर पर है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया था कि हर शख्स को सिर्फ एक वोट मिलना चाहिए और तमाम वोटों की कद्र बराबर होनी चाहिए। मैं बाबा साहब BR अम्बेडकर साहब द्वारा संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को जो भाषण दिया था, वही हमारे इलेक्शन रिफॉर्म का बेस है, वही हमारे इलेक्शन रिफॉर्म का आधार है। 25 नवंबर 1949 को उन्होंने एक वक्तव्य दिया हमारे संविधान सभा में। ऑन द 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर इनटू ए लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन इन पॉलिटिक्स। वी विल हैव ए इक्वलिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ we will have a inequality. In politics, we will be or recognizing the principle, यही हमारे इलेक्शन रिफॉर्म का आधार है। SIR का भी यही आधार है। In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote and one value. यही प्रिंसिपल है SIR का भी, यही प्रिंसिपल है चुनाव का भी। एक आदमी का एक ही वोट होना चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। इसलिए SIR में जो अपात्र वोट है, जो बाबा साहब के अनुसार अपात्र वोट है, वो नहीं रहने चाहिए मतदाता सूची में, और पात्र लोग हैं वो छूटने नहीं चाहिए। यही बाबा साहब कह के गए हैं। अब क्या है कि राहुल गांधी जी किताब तो लेके आते हैं, लेकिन किताब में लिखा क्या ये पढ़ते नहीं है, ये समस्या है। इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्या लिखा है? हाँ, ये पार्लियामेंट की सरमाई इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा है कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। राज्यसभा में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जा सकता है, इसलिए वंदे मातरम पढ़ना मुमकिन नहीं। ताहम उन्होंने वजाहत की है कि वो इस तराने का एहतराम करते हैं। जिस वक्त वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग करार दिया गया, उसी वक्त सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसको भी एक नेशनल स्टेटस दिया गया। और मुझे याद है जब हम छोटे थे, पढ़ते थे स्कूलों में, कॉलेजों में, उस वक्त भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आजानी जवाहरलाल नेहरू जी वो बच्चों में आते थे और ये सॉन्ग गाते थे, ये नेशनल सॉन्ग, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये यकसर आज इसकी अहमियत ही खत्म की गई, इस नेशनल सॉन्ग की जो ये था, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुझे आज भी वो लफ्ज याद आते हैं जब स्पेस में एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जी गए थे। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने, जब वो खला में थे, उसको कहा कि आप बताओ भारत आपको कैसा लगता है ऊपर से। उसने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन आज सब लोग बातें करते हैं एक तरह नहीं की, लेकिन जिनको स्टेटस दिया गया था, पूरा स्टेटस, उसको यकसर भूल गए हैं। क्योंकि इसीलिए कि एक मुसलमान ने लिखा था, एक मुफक्किर ने लिखा था, एक फलसफी ने लिखा था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। इस वजह से, और ये उर्दू में है, उर्दू की वजह से और मुसलमान के होने लिखने की वजह से उसको खत्म किया गया और हिस्ट्री में ही निकाला गया।
जिनावाला मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मेडन स्पीच मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ सर, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि जहां तक वंदे मातरम का ताल्लुक है, जिसको गाना है गाए, हमें कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं है, लेकिन कोई एतराज नहीं है इस पर, शौक से गाए, जिनको कहना है गाए, हमें इसके साथ कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं, हमारा जो रिलीजन है इस्लाम, इट डजंट परमिट आइडल वर्शिप, हम इसमें परमिट नहीं है, और कोई भी मुसलमान जो है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आजादी की जदोजहद के दौरान वंदे मातरम कहने पर लोग जेल गए और लाठियां खाई, लेकिन आरएसएस के किसी रहनुमा का नाम नहीं बताया जा सकता जो इस नारे पर कैद किया गया हो। मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं। वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं। वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मरकज पर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत को किसी इमदाद की जरूरत नहीं है और वो तमाम फलाही स्कीम्स को आज़ादाना तौर पर चलाना जारी रखेंगी। ममता बनर्जी ने एनआरसी और सीएए के खिलाफ अपनी मुखालिफत का इयादा करते हुए ऐलान किया कि बंगाल कभी भी हिरासती कैंपों की इजाजत नहीं देगा। উড়িষ্যায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলা ভাষা বললে অত্যাচার করছেন, দিল্লিতে অত্যাচার করছেন, উত্তরপ্রদেশে অত্যাচার করছেন, রাজস্থানে অত্যাচার করছেন, মধ্যপ্রদেশে অত্যাচার করছেন, আর বাংলায় এসে বাংলা ভাষা জানেন না, রাজবংশী ভাষা জানেন না, কামতাপুরি জানেন না। इंडिया अलायंस के अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इन्होंने एक खत देकर मद्रास हाईकोर्ट के जज GR स्वामीनाथन के खिलाफ मवाखिज़े की तहरीक पेश करने का मुतालबा किया। डीएमके ने 120 दस्तखतों के साथ नोटिस जमा कराया। लोकसभा स्पीकर को नोटिस सौंपने की कनी मोजी की क़ियादत में TR बालू, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचे थे। अपोजिशन का इल्जाम है कि जज स्वामीनाथन सियासी नजरियात की बुनियाद पर फैसले करते हैं, जिससे अदालती गैर जानिबदारी और शफाफियत पर सवाल उठ रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि उनका रवैया सेक्युलर आईनी उसूलों के मुनाफी है।
वादी कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में है और आज भी श्रीनगर का दर्जे हरारत मनफी में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़ोजिला पास सबसे सर्द मुकाम रहा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के लिए मतला अबर आलूद रहने की पेशन गोई की है और 13 से 15 दिसंबर के दौरान शुमाली और वस्ती कश्मीर के बुलंद इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। वादी के बेशतर इलाकों में जमात देने वाली ठंड पड़ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ठंड का मौसम है, भीड़ भाड़ भी कम ही है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि सब लोग आ सकते हैं कि कश्मीर। मतलब अभी टेम्परेचर भी 0 डिग्री के आसपास है श्रीनगर में, होटल भी मतलब मिनिमल कॉस्ट पे सस्ते में मिल रहे हैं। सर्दी तो हम मध्य प्रदेश से तो अभी बहुत सर्दी तो बहुत लग रही है, मतलब बोलने की भी नहीं बन रही, मतलब अभी ठीक है मतलब सर्दी। और गुलमर्ग सोनमर्ग भी जा सकते हैं, उधर बर्फ भी मिल जाएगी। अभी तो सर्दी से बचने के लिए पहले तो ये कैप, ठीक है, फिर उसके बाद ये अपनी स्वेटर, उसके अंदर फिर 2 टी-शर्ट, फिर ये जीन्स है, जीन्स के अंदर मतलब और मल्टीपल लेयर्स पहनी है बहुत सारी। हाँ, कश्मीर आना चाहिए, बिल्कुल मस्त एक्सपीरियंस है एकदम। डल लेक है, साफ सफाई भी बहुत है। जैसे कि हम इंदौर से है तो इंदौर में क्लीन सिटी है, जैसे कि इंदौर, तो इंदौर जैसा ही मतलब साफ सफाई एकदम बढ़िया है, लोग भी 1 नंबर बढ़िया है सब। मतलब पॉल्यूशन लगा नहीं वैसे तो यहाँ पर, बढ़िया है मौसम। पॉल्यूशन कम ही है वैसे तो, देखें दिल्ली के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है। दारुल हुकूमत दिल्ली में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों में कम से कम दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी का इम्कान है और इसी दौरान आसमान ज्यादातर साफ रहेगा, जबकि रात में धुंध और सुबह की वक्त में हल्का कोहरा छाया रहेगा। सर्दी की लहर के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, तो दूसरी जानिब 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं ने फिजाई आलूदगी में कुछ कमी की है, जिससे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई खराब से कम होकर खराब दर्जे पर आ गया है। यह नवंबर के बाद सिर्फ चौथी बार हुआ है कि फिजाई मेयार में मामूली बेहतरी रिकॉर्ड की गई। मुंबई शहर में भी धुंध का मसला पैदा हो रहा है और आज सुबह शहर मुंबई खास तौर पर बांद्रा के इलाके में धुंध की तह में लिपटा नजर आया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 147 से 170 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 9 रोज से मुसलसिल धुंध और स्मोग ने मुंबई की फिजाई कैफियत को खराब कर रखा है। कई मॉनिटरिंग मराकज ने 200 से 250 तक AQI दर्ज किया, जबकि बाज़ मुकामात पर यह 255 तक पहुंच गया। शहरियों में सेहत के मसाइल बढ़ने पर BMC ने ऐलान किया है कि शहर के मुख्तलिफ मुज़ाफ़ात में 5 नए मुस्तकिल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें मलंद, दादर, गोरेगांव और दहीसर शामिल हैं। मरकजी वजारत सेहत ने राज्यसभा को बताया है कि फिजाई आलूदगी से बराह रास्त अमवात या बीमारियों के ताल्लुक पर कोई हतमी आदद और शुमार दस्तयाब नहीं है। वज़ीर ममलिकत बराए सेहत प्रताप राव जाधव ने मंगल को तहरीरी जवाब में कहा कि फिजाई आलूदगी सांस की बीमारियों और मुतालिका अमराज के मोहरिक अवामिल में से एक है। इन्होंने मज़ीद कहा कि सेहत पर आलूदगी के असरात मुख्तलिफ अवामिल जैसे ग़िज़ाई आदात, पेशेवाराना माहौल, समाजी व माशी हैसियत, तिब्बी तारीख, क़ुव्वत मुदाफ़ियत और मौरूसी अवामिल के मजमूई असरात का नतीजा होते हैं। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान लोकसभा से खिताब करते हुए कहा कि इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशन अब मुस्तहकम हो रहे हैं और हुकूमत उन बड़े पैमाने पर रुकावटों के लिए जवाबदेही तय करने के लिए काम कर रही है। नायडू ने कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडिगो एयरलाइंस की परवाजों में मुसलसिल दूसरे हफ्ते भी खलल जारी है, जिस पर मुसाफिरों की बरहमी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में एविएशन माहिर आलोक सिंह ने कहा कि बार बार की ताखिर और मनसूखी से एयरलाइन की साख मुतासिर हो रही है। Overestimated Indigo's capability. So both the calculations went incorrect. Now seems like with this new FTTL, which has been put on abeyance for now, they will be given some time to come up back to the scale of operation they were having. But obviously this new FTTL would be implemented because it's an order by court. So for that, at least 10% more pilots would be required to be hired. And it's not an easy process wherein you can just induct ready-made pilots.
because a commander will take at least 3 to 4 years. So they have to upgrade lot of existing pilots to commanders and plus hire more commanders from outside to cope up with this challenge. So it's going to take some time. Obviously, I'm pretty sure they are watching this entire thing with great enthusiasm. And if I see the pilot numbers in compared to their operations network, Air India is comfortably placed at approximately 19 pilots per aircraft. If we compare that to Indigo, Indigo has approximately 13 pilots per aircraft. So that's a big gap. So that's why Air India seems comfortable. Even SpiceJet, they do not have a very vast network as compared to Indigo. And same thing with Akasha. Akasha is less than, similar to SpiceJet. So biggest impact would have been on Indigo और एयर इंडिया। हिंदुस्तानी चावल बरामद करने वाली तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से इजाफी महसूलात लगाने की धमकी कोई बड़ी तशवीश नहीं है। उनका कहना है कि अमेरिकी मंडी में चावल की तलब मुस्तहकम है और बरामदी हजम इतना कम है कि इस शोबे पर कोई नुमाया असर नहीं पड़ेगा। The American grown rice is not a like-for-like substitute for Indian rice, and it cannot be used as an alternative in Indian dishes. So all the exports from India, and India is not dumping any rice in the US market, where, however, and the demand remains robust and resilient. We have seen that before the tariff situation, the Indian tariffs stood at 10% for any rice exported to the US. This was later on increased to 50%. Even though there was a steep increase of 40% in the tariff rates, we have seen that the Indian exports have not fallen. This is primarily because of the reason that Indian rice has to be consumed by people who need it. It is not a favor which the US consumer is doing on India, but it is the requirement of the US market. We have seen that the prices in the domestic market in the US have consistently increased. Because of this tariff hike, earlier a 10-pound bag, which is the most popular packaging in the US market, was being sold for approximately 13 USD for per bag. After the tariff situation, this has increased to about $18 to $19 per bag. This means that while largely the realization for Indian farmers and Indian exporters have remained consistent, however, all the tariff hike has been borne by the US consumer, who has borne the brunt of this tariff increase, which has resulted in domestic food inflation in the US market. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आलमी रहनुमाओं के साथ मिलकर तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। मनसूबे में रियासत को 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मईशत बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है और जिद्दत, शमूलियत और पायदारी पर मबनी मुस्तकबिल की तरफ रियासत को ले जाने का खाका पेश किया गया है। हुकूमत का कहना है कि ये विजन चंद अफराद का नहीं बल्कि किसानों, नौजवानों, सनतकारों, मुफक्किरीन और शहरियों की इज्तिमाई सोच का नतीजा है, जो तेलंगाना की इज्तिमाई रूह की अक्कासी करता है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।